हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास सबसे ज्यादा स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में भैया सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो देखकर चले जाना। सामाजिक विज्ञान में आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा बोर्ड एग्जाम का पेपर यहीं से छपेगा, क्योंकि ये है सामाजिक विज्ञान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाला हूं। आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं 2027 बोर्ड एग्जाम में, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरी किताब के भैया, पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरा छाप कराओगे। कॉपी पेन लेकर बैठना, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को सभी बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरी बुक में से, साथ में लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 में आएगा, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बताएंगे। साथ में मैं आप लोगों को जितने भी मैप वाले प्रश्न हैं, मानचित्र वाले प्रश्न हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब पूरा सामाजिक विज्ञान एक वीडियो में खत्म हो जाएगा और आप लोग पूरा बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर छोड़ के नहीं आओगे, पूरा में पूरा नंबर लेकर आओगे, ठीक है। और 2027 बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। आप ये पूरा पेपर समझ कर जाना, ये पूरा आप लोगों को क्वेश्चन समझ कर जाना है। इसमें पूरा आपका पेपर छपेगा, ठीक है। आपका बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय पूरा आप लोगों का बहुत ज्यादा स्पेशल है, और आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखकर जाना है। इसी से पूरा पेपर छपने वाला है। आज के इस वीडियो को लाइक कर देना और अपनी मम्मी पापा के लिए भैया मेहनत करो और आज के इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। आपके मम्मी पापा की कसम इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज से हमें हर सब्जेक्ट में 95 तोड़ के आना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो आपका बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। फिर हम लोग लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब देखेंगे और पीडीएफ भी मैं आप लोगों को फ्री में दे दूंगा। चलो शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे जो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान है 2027 पेपर देने से पहले ये वीडियो देखकर जाना। बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब आपका 20 अंक मैं आपका ये बिल्कुल पक्का करा दूंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। मतलब आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारा वायरल जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है। आपका 10 साल का पेपर एंड क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए 50 एमसीक्यू तैयार किया है। बस तैयार कर लो, जाओ बोर्ड परीक्षा में छाप दो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका था, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी या जुकाम हो जाता है। आखिर यह किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी जो यूरोप के देश हैं वहां सर्दी या जुकाम हो जाता है। 2022, 23, 25 में आया हुआ प्रश्न है और आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैटरनिक ने कहा था, या काबूर ने कहा था, या बिस्मार्क ने कहा था, या बताओ मैथ्सनी ने कहा था। जल्दी बताओ, बहुत ज्यादा वायरल प्रश्न है। तो वो कहा था हमारा मैटरनिक ने, ठीक है। मैटरनिक ने कहा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तैयार कर लेना। आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आप लोगों का बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 2020, 22, 23, 24 बहुत बार आया, 2026 में भी आया हुआ है, ठीक है। मैंने 2026 नहीं लिखा है क्योंकि अभी आपका पेपर 2027 का होने वाला है, तो मैंने 2025 तक के क्वेश्चन एंड 26 के भी बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1788 में होता नहीं, 1790 में नहीं, 1789 में हुआ था, ठीक है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अगर ये तैयार कर लिया, 2 अंक यहां से आपके 7 कोड का पेपर बनता है, कहीं ना कहीं ये पेपर में छपेगा, ठीक है, सामाजिक विज्ञान वाले पेपर में। तो बिल्कुल आप तैयार कर लो, पीडीएफ अभी मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को समझो। बोर्ड एग्जाम में जाना है उससे पहले ये पूरा क्वेश्चन समझ कर ही जाना है, क्योंकि हमें एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? बहुत ज्यादा वायरल प्रश्न है बच्चा। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जो है गैरीवाल्डी था, या काबूर था, या बिस्मार्क था, मैथ्सनी था। जल्दी बताओ कौन था? तो वो था मैथ्सनी, ठीक है। जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था वो हमारा मैथ्सनी था, यानी कि घा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, एक एक प्रश्न को आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन 4 नंबर, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ये क्वेश्चन 2026 में भी आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है? हमारा आंटोइन बिस्मार्क, या काइजर विलियम प्रथम, या हिटलर को, या हमारा बताओ मैथ्सनी को। जल्दी बताओ किसको दिया जाता है? तो सभी को पता है जर्मनी के एकीकरण का जो जनक है उसको हम किसे मानते हैं? आंटोइन बिस्मार्क जी को।
क्या वाला ऑप्शन सही है? देखो हर एक क्वेश्चन को समझ लेना है बच्चा, पेपर से पहले आपको एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल घोल के पी लेना है, ठीक है। आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे से पूरा साल पढ़ाऊंगा और एक एक क्वेश्चन को समझ कर जाओ भैया पेपर से पहले। ऐसे में हर सब्जेक्ट को बताने वाला हूं, ठीक है। हर सब्जेक्ट के ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाएंगे, लेकिन जब इस वीडियो पे लाइक जो है वो 500 लाइक हो जाएगा, ठीक है। 500 लाइक ऐसे ही हो जाएगा आपका, ऐसे ही मैथ का, साइंस का और भी जो सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश, सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1787 में फ्रांस में राष्ट्रवाद के प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम क्या हुआ? बहुत वायरल है, ठीक है। तो हमारा फ्रांस की क्रांति ही हुई थी भैया। 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस क्रांति हुई थी, जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था, नेपोलियन का पराजय नहीं, हमारा जो हुआ था वो फ्रांस की क्रांति ही हुई थी 1789 में। तो फ्रांस में जो राष्ट्रवाद का प्रथम अभिव्यक्ति में क्या परिणाम हुआ? तो वो हमारा क्रांति हुआ था फ्रांस का। देखो फ्रांस की क्रांति का परिणाम कारण ये सब बोर्ड एग्जाम में 4 या 6 नंबर में आ सकता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल फ्रांस से क्रांति का जो टॉपिक है ये एकदम से 100% क्लियर कर लेना, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन समझो कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? 2022 से 24 25 26 26 में भी आया हुआ था, ठीक है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो हैं वो हमारे सरदार पटेल नहीं है, महात्मा गांधी जी हैं। कौन है बच्चा? महात्मा गांधी जी हैं हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। ये आपको 6 में 6 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल से समझ कर जाना है। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर ऑब्जेक्टिव, बहुत ध्यान से समझना। अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? बताओ किन दो नेताओं के बीच हुआ था? और एक कोड में ये 2026 में भी आया हुआ था, एक किसी कोड में आया था, ठीक है। तो आप बताओ कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? पूना पैक्ट बताओ जल्दी से, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। देखो आप लोगों को पता होगा कि ये जो था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव रामजी के बीच हुआ था, ठीक है, अंबेडकर के बीच हुआ था। और सारा हमारा गलत है, यानी कि क्या वाला ऑप्शन सही है? देखो बहुत ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। देखो अब हमारा अविकथन और कारण वाला, देखो मैंने बहुत सारा अविकथन और कारण वाला लिखा है, क्योंकि एक नंबर आपका 2027 में आएगा, देखो 2026 में आया हुआ प्रश्न है, मतलब आपको इसको तैयारी कर लेना, एक नंबर का ये आएगा। और जितना इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान का कराऊंगा अविकथन और कारण वाला, उतना काफी है, इससे बाहर कुछ मत पढ़ना, ठीक है। देखो आपका अविकथन और कारण वाले में देखो यहां आपसे पूछ रहा है कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया, ठीक है। कारण है उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रही को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है, ठीक है। तो यहां हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन ए और आर दोनों से सही व्याख्या भी दे रहा है, ठीक है, ये सही व्याख्या दे रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई जो हिंसात्मक है, लड़ाई झगड़ा में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर का वाला बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। बताओ महामंडी का प्रारंभ कब हुआ था? 2026 में ये प्रश्न आया था, और 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में बहुत बार आया। महामंडी के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, कहीं कहीं आ जाता है। महामंडी का कारण लिखो या प्रभाव लिखो। अब यहां ऑब्जेक्टिव में आ गया महामंडी क्या है, महामंडी कब हुआ था? तो इतना तो पता ही होगा महामंडी कब हुआ था। 1919 में नहीं, 1929 में महामंडी का प्रारंभ हुआ था। महामंडी का मतलब एक बड़ा सा मंडी लग गया था, जहां भैया अनाज वगैरह, सब्जी वगैरह पड़े पड़े सड़ने लगी थी, ठीक है। तो वो मंडी बहुत ज्यादा मतलब लग गया था, इसलिए हमारा ये हो गया, महामंडी नाम दे दिया गया। मंडी आप लोग देखते होंगे अपने एरिया में, अपने चौराहों पर, अपने जो बाजारों में मंडी लगता होगा, जहां सब्जियां वगैरह इकट्ठे जाओ सस्ते में लाते हो, ठीक है। और ये तो महामंडी था, ठीक है, सोच सकते हो कितना बड़ा रहा होगा। अगला 10वां नंबर, ब्रिटेन में कानला कानून समाप्त करने का कारण क्या था? बहुत वायरल, देखो 2023, 24 और 26 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। जो आप लोगों का ब्रिटेन में कानला कानून समाप्त करने का कारण क्या था? जनसंख्या वृद्धि नहीं, कानला आयात पर नियंत्रण नहीं, अच्छा कृषि उद्योग नहीं, हमारा उद्योगपतियों में शहरी लोगों का विरोध। जो उद्योगपति लोग थे और जो शहरी लोग थे वो विरोध करने लगे थे, ठीक है, इसलिए हमें जो कानला कानून है उसको समाप्त करना पड़ा। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव मैं आज करा रहा हूं, सारा ऑब्जेक्टिव देखो ध्यान से समझो, ये जो ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूं 2027 पेपर में जाके देखना, आपको बहुत सारा प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा, और ये आपको तैयार करके ही जाना है। मैं आपको केवल 50 ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, मतलब 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, और दावा करते हैं बहुत सारा यहां से टकराएगा, ठीक है, फंसेगा, जिसे कहते हैं फंसेगा, ठीक है। बस आप जितना करा रहे हैं बिल्कुल तैयार करके जाओ। ऐसे हम लोग सारे सब्जेक्ट का देखेंगे, हमें सारे सब्जेक्ट में 95 लाना है, फिर हम टॉपर बनेंगे। एक सब्जेक्ट में 95 लाने से टॉपर नहीं बनोगे, हर
ऑब्जेक्ट में आपको लाना पड़ेगा। तो यहां देखो लिखा हुआ है 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहां हुई। 1944 में जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसकी स्थापना कहां हुई थी भैया? 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुद्रा कोष जो है वो ब्रिटेन में नहीं, फ्रांस में नहीं, हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है, ये हमारा खा वाला ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन को ऐसे आप याद रखना, मैं पीडीएफ अभी दे दूंगा। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लेना। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहां स्थापित किया गया? 2025 में आया था। भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र कहां बनाया गया? कानपुर में नहीं, जमशेदपुर में। कहां बच्चा? जमशेदपुर में। गा वाला ऑप्शन सही है। 12 में 12 एमसीक्यू समझ में आ गया ना? अगर बोर्ड परीक्षा में आए तो आप लोग बिल्कुल से फोड़ दोगे ना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। ये सारा एमसीक्यू तैयार कर लो। ठीक है, बिल्कुल से तैयार कर लो। चलो आगे आ जाओ। 13 नंबर क्वेश्चन, गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर या समुद्री तट पर स्थित फिर यहां क्या है के माध्यम से भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह को जुड़ा हुआ है, बताओ। तो वो हमारा 2026 में आया प्रश्न है। देखो तो हमारा अहमदाबाद बंदरगाह नहीं, भरूच बंदरगाह नहीं, पोरबंदर नहीं, सूरत बंदरगाह। खा वाला ऑप्शन से सूरत, गुजरात में जो सूरत है उस बंदरगाह की बात किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। और यहां गुजरात की बात की गई है तो गुजरात में ही सूरत है, तो आप यहां आराम से लगा सकते हो। हमारा घ वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। ठीक है, और अभी लघु और दीर्घ का पीडीएफ कहां मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो 14 नंबर प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? 2024 और 2020 में आया प्रश्न है। गुलामगिरी के लेखक कौन है भैया? अंबेडकर जी नहीं, कैलाश बामनी नहीं, ज्योतिबा फूले जी हैं। कौन है? ज्योतिबा फूले। खा वाला ऑप्शन से ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो ज्योतिबा फूले जी हैं। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। देखो 15 नंबर समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन किसने किया था? 2025 में आया हुआ जो समाचार पत्र केसरी है, केसरी का संपादन किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था बच्चा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ये हमारा 15 ऑब्जेक्टिव हो गया। और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को समझकर ही जाना है। ठीक है, ऐसे में आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, आपको सबसे आसान बना दूंगा भैया। बोर्ड एग्जाम में टॉपर आप रहोगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट को आसान बनाना है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? 2020, 23, 24 और 26 में अभी आया हुआ था। देखो कपास, का से कपास और का से काली मृदा। ठीक है, काली मृदा। ठीक है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त जो है काली मृदा मानी जाती है। इसीलिए हम लोग जो कपास काली मृदा को रेगड़ मृदा भी कहते हैं, रेगड़ मृदा। ठीक है, ये हमारा हो गया 16 ऐसे ऑब्जेक्टिव जिसमें से आपके 5 से 6 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप बिल्कुल तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम से पहले। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर ऑब्जेक्टिव। बहुत ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं जो 17 नंबर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना। निम्नलिखित में से किस राज्य या प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? 2022, 23, 24, 26 बहुत बार आया हुआ है। देखो कौन सा ऐसा राज्य है जहां सोपानी खेती या फिर इसे आप सीढ़ीदार खेती कह सकते हो? ठीक है, हमारा पंजाब में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा में, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हमारा सोपानी खेती या सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, हमने बहुत सारी जगह देखा है वैसे, जैसा ऐसे ऐसे लगा के, मतलब ऐसे सीढ़ी द्वारा और ऐसे खेती किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग याद रखना कि उत्तराखंड में वो किया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में। चलो 18 नंबर क्वेश्चन, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? बताओ, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क में नहीं, पेरिस में नहीं, रियो डी जेनेरियो में। कहां बच्चा? रियो डी जेनेरियो में, यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है। यहां हम लोगों ने 18 में 18 एमसीक्यू देख लिया है। अब आप लोग पेपर से पहले एकदम से तैयार कर लेना। ठीक है, 19 नंबर आ जाओ। यहां एक कथन और कारण वाला प्रश्न है। अभी कथन ए है कि मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य संसाधन है। बिल्कुल सही, ये दोबारा हम लोग बना सकते हैं, बन ही रहा है लगातार। कारण या पौधों के विकास के माध्यम जो पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण प्रदान करती है। बिल्कुल सही, तो इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन कथन ए और कारण दोनों सही है। सही व्याख्या भी दे रहा है। अगर आपको बिल्कुल सही लगे तो आपको लगे पढ़ने में, आपको लगेगा बिल्कुल सही, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि का वाला ऑप्शन ही करना। इसमें आपका का या गा वाला ही ज्यादातर सही होता है सामाजिक विज्ञान में, जो ये कथन और कारण वाला होता है। का और गा वाला, यानी कि ए और सी वाला। ये मैंने छोटा सा ट्रिक बता दिया, मान लो कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो ये वाला ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 19 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो लिखा चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? चिपको आंदोलन का मतलब क्या है?
बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, देखो बहुत सारे बच्चे नहीं, देखो चिपको आंदोलन का मतलब है कि एक बार एक वन था जो कि बहुत सारा वृक्ष वगैरह लगा हुआ था, तो इसको काटने के लिए मतलब आदेश आया था, तो लोग इससे चिपक गए, मतलब वन से यानी कि पेड़ पौधों से चिपक गए, तो इसलिए हमारा किससे संबंधित है, तो मृदा बिल्कुल नहीं, जल बिल्कुल नहीं, हमारा वन संरक्षण से संबंधित है। किससे? वन संरक्षण से, क्योंकि पेड़ पौधे से चिपकने का मतलब वो वन से रिलेटेड है, मतलब पेड़ पौधे जो है वो वन से रिलेटेड है, इसलिए हमारा वन संरक्षण हो जाएगा। खा वाला ऑप्शन सही है। चलो, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा वायरल हरा सोना। हरा सोना किसे कहा जाता है? देखो, जो हमारा हरा सोना है वो प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रकृति को हरा सोना कहते हैं। देखो, प्रकृति जो है, प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं? हरा सोना कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति को हम लोग हरा सोना भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बांध, देखो 22 नंबर है, बांधों को भी कहा जाता है। बांधों को भी क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। बांधों को भी कहा जाता है, तो बांधों को हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल तैयार कर लेना। बांधों को हम लोग नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में बांध ही ज्यादातर होते थे। चलो 23 नंबर, इनमें से कौन सी एक रवि की फसल है? 2020 में आया हुआ रवि की फसल, और बहुत बार आया हुआ है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार। देखो, चावल को नहीं बच्चा, चना या काला चना को हम लोग रवि की फसल कहते हैं। चना या काला चना जो है इसमें एक रवि की फसल है, चना या काला चना, ठीक है, इसमें क्या है? एक रवि की फसल है। चलो, ये सब नोट बनाओ, खुद से नोट बनाते रहो, जितना अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा आप नोट्स खुद से बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 24 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे पीडीएफ आप लोग चाहे जो सब्जेक्ट का, चाहे इस सामाजिक विज्ञान के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, या फिर जो आप लोगों का लघु उत्तरीय का पीडीएफ या दीर्घ उत्तरीय का पीडीएफ, प्लस आप लोगों को क्लास भी उसमें आपका रहेगा, ठीक है, क्लास भी रहेगा, प्लस आप लोगों का गेस्ट पेपर भी रहेगा, हर सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर भी रहेगा, प्लस आप लोगों का टेस्ट भी कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, सब कुछ आपको वहां मिलेगा। सबसे पहले आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सरवन लेक्चरर। सरवन लेक्चर ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां आप लोगों को मिलेगा क्लास 10 का सबसे ज्यादा वायरल जो बैच है, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स अभी भैया, ये क्रैश कोर्स पे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। अभी आप लोगों का नया सेशन स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स में। जितने बच्चे नहीं ज्वाइन हुए, ज्वाइन हो जाओ। इसकी फीस केवल और केवल पूरे साल का 299। इतनी कम फीस में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, केवल और केवल 299 पूरे साल का, मतलब जब तक पेपर का लास्ट दिन तक आपका फीस केवल 299 रहेगा। ऐप हमारा सरवन लेक्चर है, ठीक है, जो चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है। आप हमें तुरंत इस वीडियो के बाद कॉल या व्हाट्सएप कर लो, ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्लास चलेगा। 99 18 86 31 96 आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा कैसे क्लास चलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपको पूरा चीजें देखना है। ये क्रैश कोर्स में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेगा, साथ में आपको जो चैप्टर्स हैं वो भी मिलेगा, ठीक है, मतलब आपका पूरा साल बहुत फायदा रहेगा। देखो, कर्तन दहन या झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? 2022 और 23 में, ठीक है, आया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं बच्चा, उत्तराखंड में नहीं, राजस्थान नहीं, मिजोरम में होता है। कहां? मिजोरम, अर्थात घा वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये आप लोगों का बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग बिल्कुल से ये वाला तैयार करना, 24 नंबर प्रश्न। और जितने बच्चे क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन कर लो, अभी बहुत ज्यादा ऑफर चल रहा है। हम लोग 25 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब हम लोग 25 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 नंबर मिलान भी आएगा बोर्ड एग्जाम में। देखो, जितने भी पूरे बुक में से ऑब्जेक्टिव है पूरा समझा दे रहे हैं। देखो, यहाँ सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड से मिलान कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए। 2025 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से समझना। यहाँ सूची फर्स्ट है और यहाँ सेकंड है। देखो, यहाँ इधर लिखा हुआ रवि की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ठीक है, और इधर आप लोगों का चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तरबूज, खरबूजा, खीरा एंड गेहूं और मटर, चना, ठीक है। अगर आप गेहूं और चावल का तैयार कर लो बस आपका बिल्कुल क्लियर है। और ये बात ध्यान रखना कि अब मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं, जैसे रवि 2 अक्षर है तो गेहूं में 2 अक्षर है, ठीक है, बस हो गया, मिला दो भैया, मतलब 2 अक्षर वाले को 2 अक्षर से ही मिलाओ मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है। चावल में कितना अक्षर है? 3 अक्षर, खरीफ में 3 अक्षर, लो, ठीक है। ट्रिक समझो, हमारे साथ पढ़ लो भैया, ट्रिक समझो। जायद का मतलब होता है ये सेकंड वाला। तो वैसे भी अगर आपको 2 आता है तो 1 आता है, तो ये आप देखो तीसरा
और बी वाले को पहले से एंड इसका दूसरे, बिल्कुल सही। ए वाला ऑप्शन यानी कि का वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखो आप लोगों को याद रखना, इसमें 2 अक्षर है, रबी में तो गेहूं में 2 अक्षर है, ठीक है। एंड हमारा खरीफ में 3 अक्षर है, तो चावल में हमारा 3 अक्षर है, ठीक है। और तो आसान ही है। चलो आगे आना समझ में। अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो लिख दोगे ना 1 मिनट नहीं 0.30 सेकंड में लिखोगे, क्योंकि मैंने ट्रिक बता दिया, ठीक है। आगे आ जाओ 26 नंबर प्रश्न। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड में स्थित कोडरमा अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। इसका अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। 26 क्वेश्चन हो चुका है। 27 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। एक और कथन और कारण वाला पूरा मतलब आपका ऑब्जेक्टिव खत्म है। कथन ए है कि अग्नेयी तथा कांटी चट्टानों में खनिज के दारानों, जोड़ों और जो है वृष्टों से विदड़ों में मिलते हैं, और कारण है छोटे जमाव सिराओं के रूप में वृहद जमाव या प्रत के मिलते हैं। यहां हमारा बहुत वायरल सी वो है, मतलब बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो यहां हमारा कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है बच्चा, ये बात ध्यान रखना। का वाला हमारा सही है, ज्यादातर इसमें का वाला ही ऑप्शन सही होता है। देख लो आपके सामने है, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया। चलो आगे आ जाओ। यहां निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? कौन सा खनिज जो है वो आधारभूत माना जाता है इसमें से? तो मैग्नीज नहीं, लौ अयस्क जो है, लोहा जो है वो सबके लिए हमारा आधारभूत होता है। ये बात ध्यान रखना, अपने माइंड में ऐसे लिख लेना और जाके बोर्ड एग्जाम में छाप देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? देखो अगर आप चूना और प्लस पत्थर मिलाओगे, चूना व्हाइट कलर का होता है, पत्थर व्हाइट कलर का होता है, दोनों मिलके आपका क्या बनेगा? सीमेंट बनेगा। क्या बनेगा? सीमेंट बनेगा, ठीक है। तो वो हमारा एल्यूमिनियम नहीं, चीनी नहीं बनेगा, सीमेंट बनेगा बच्चा। अगर गन्ना होता तब हम लोग कहते चीनी बनेगा, ठीक है। यहां हमारा पत्थर और चूना है तो इसलिए हमारा सीमेंट बन जाएगा, जिसको घरे में यूज करते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ 30 नंबर ऑब्जेक्टिव। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी होती है? तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन और केंद्र राज्य नहीं, ये सब हमारा गलत था। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य होता है, यानी कि का वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। का वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि 30 का हमारा का वाला ऑप्शन सही है। चलो 31 नंबर। बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार काम करती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? देखो आपका केंद्र और राज्य के अलावा एक सामुदायिक सरकार होता है, उसको हम लोग समुदाय यानी कि समुदाय का एक सरकार होता है, इसलिए हम लोग उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार। 31 में 31 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया ना, एमसीक्यू प्रश्न। और हम लोग अभी हमारा और भी बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्न है, नोट करते रहना सारा क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे 32 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कथन और कारण वाला। देखो यहां हम लोगों ने 31 देख लिया था, 32 देखो। अभी कथन ए है, बेल्जियम यूरोप का एक बड़ा देश है। बिल्कुल नहीं भैया, बेल्जियम यूरोप का एक बड़ा देश थोड़ी ना है, ठीक है। यूरोप में तो बहुत बड़े बड़े देश हैं, ठीक है। और कारण है श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। बिल्कुल श्रीलंका एक द्वीपीय देश तो है, वो तो मैं मानता हूं, लेकिन ये जो है एक बड़ा देश नहीं है। तो यहां हमारा ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। ये भी गलत है, यानी कि हमारा घा वाला ए वाला हमारा गलत है। मतलब ये जो अभी कथन है ये गलत है बच्चा। जो हमारा बेल्जियम है एक बड़ा देश, यूरोप का नहीं है, ठीक है। और कारण हमारा सही है, तो यानी कि हमारा घा वाला ऑप्शन सही। 33 नंबर। भारत के संविधान की 8वीं सूची में, 8वीं सूची की बात हुई, अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? 2023 में जो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? 20, 24 नहीं 22 भाषा है। कितना? हमारा 22 भाषा, ये ध्यान रखना। 8वीं अनुसूची की बात हुई है, 22 भाषा है। चलो आगे आ जाओ। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? संघ को, केवल संघ को प्राप्त है भैया अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, संघ को। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कहां संघात्मक शासन नहीं है? भारत में संघात्मक शासन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी है संघात्मक शासन, बेल्जियम में भी है, हमारा श्रीलंका में जो है संघात्मक शासन नहीं है। देखो अभी मैं आपको जितना ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूं, तैयार कर लिया ना, तो जब बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे तो कहोगे एक बार सरवन सर ने जो बताया था भैया टकरा दिया, ठीक है। चलो आ जाओ 36 नंबर प्रश्न। महात्मा गांधी जी का विचार था, महात्मा गांधी जी का विचार क्या था 2023-25 में? तो देखो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि जो धर्म है, धर्म को मतलब अगर आप ये सोचो कि धर्म और राजनीति अलग हो जाए, मतलब धर्म हमारा अलग रहे, राजनीति अलग, धर्म अलग, राजनीति, तो नहीं हो सकता।
क्योंकि धर्म के बिना राजनीति नहीं, राजनीति के बिना धर्म नहीं। तो ये यही कह रहे थे भैया, महात्मा गांधी जी का विचार था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो आगे आ जाओ बच्चा, आगे आ जाओ। 37 नंबर ऑब्जेक्टिव, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? लैंगिक भेदभाव की अगर आप बात करते हो, मतलब जो हमारा लैंगिक भेदभाव है अगर आप उसका बात करते हो तो उसका मतलब है कि समाज में स्त्री और पुरुषों की असमान भूमिका। ठीक है, तो हमारा का वाला ऑप्शन सही है। समाज में जो स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका का मतलब होता है लैंगिक विभाजन, कि स्त्री पुरुष की जब असमान भूमिका रहेगा, मतलब दोनों का अलग अलग भूमिका रहेगा, तो उसमें लैंगिक विभाजन होगा ही। ठीक है, चलो आ जाओ। 38 नंबर ऑब्जेक्टिव, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह क्या करती है? पारदर्शी, सभी नागरिक में समानता को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही, और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाना, बिल्कुल सही। तो इसलिए हम यहां ऑप्शन का और खा दोनों लगा सकते हैं, गा वाला ऑप्शन कि ऑप्शन का और खा दोनों हम लगा सकते हैं, क्योंकि जब दोनों सही है तो हम दोनों को ओएमआर शीट में नहीं रंग सकते एक साथ। अगर ओएमआर शीट में दो को आप एक साथ नहीं रंग सकते, आपको एक ही ऑप्शन रंगना होगा। अगर इस टाइप से दोनों सही होगा तो इस टाइप का ऑप्शन जरूर मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, आज ही लिख लो। चलो आगे आ जाओ। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव सूचकांक सर्वोच्च है, मतलब सबसे ज्यादा था? बताओ किसका ज्यादा है? श्रीलंका, सॉरी बांग्लादेश नहीं, नेपाल नहीं, श्रीलंका का सबसे ज्यादा है। किसका है? श्रीलंका का। ठीक है, यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप से देखो, 40 नंबर, विश्व में मानव विकास सूचांक, ठीक है, मानव विकास सूचांक ये सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे ज्यादा पूछा था तो श्रीलंका का, और 2016 के अनुसार निम्नतम यानी कि सबसे कम स्तर पर है। सबसे कम, देखो इसमें उल्टा मत कर देना, बांग्लादेश सबसे कम है, श्रीलंका सबसे ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना, दोनों में भैया डिफरेंस है। ठीक है, जाके ओएमआर शीट में अलग मत कर देना, इसलिए मैंने एक साथ लिख रखा है आप लोगों को समझने के लिए। 2016 के अकॉर्डिंग पूछेगा, अगर आपका निम्नतम पूछेगा तो आप बता देना बांग्लादेश का। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 41 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान निर्माण होता है। देखो प्रा से प्राकृतिक, ठीक है, ध्यान से समझ लो, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। प्रा से प्राथमिक, प्राथमिक, तो प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है वो सबसे ज्यादा हमारा होता है किससे? प्रकृति के द्वारा। ठीक है, चलो 42 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर रोजगार की शर्त, उद्गमों की स्वामित्व, उद्गमों की स्वामित्व हमारा सही है, जो हमारा गा वाला ऑप्शन सही है। उद्गमों की स्वामित्व जो है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है, याद रखना। 42 क्वेश्चन देख चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखना। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है? इन चारों में से मछुआरा, डाकिया या शिक्षक या व्यापारी? प्राथमिक का मतलब जो प्रकृति के द्वारा, मछली आप पकड़ रहे हो तो वो प्रकृति की देन है। ठीक है, तो इसलिए हमारा मछुआरा हो जाएगा। ठीक है, जो मछुआरा है मतलब मछली को पकड़ रहा है तो वो प्राकृतिक है भैया, मछली वगैरह। ठीक है, आगे आ जाओ। भारत में कौन सा केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी होता है? करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट कौन जारी करता है बताओ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारतीय वित्त नहीं, भारत सरकार नहीं, भारतीय हमारा स्टेट में नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक हमारा भैया करेंसी नोट जारी करता है, ये बात ध्यान रखना, और आज ही तैयार कर लो ये क्वेश्चन। चलो आ जाओ। 45 नंबर एक प्रश्न है कि अभिकथन ए जो है और कारण कि मुद्रा के आधुनिक रूप के करेंसी कागज के नोट के सिक्के शामिल हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल सही है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि ये नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, और यहाँ सीधा कह दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक, तो बिल्कुल हमारा कारण तो बिल्कुल सही है और कथन भी सही है, क्योंकि हमारा नोट और सिक्का दोनों करेंसी में होता ही है। ठीक है, जब आप छोटे रहे होंगे तो सिक्का ज्यादा बटोरते होंगे, इकट्ठा करते हो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अमीर दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा कथन ए और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, का वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 46 नंबर क्वेश्चन आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट। 46 नंबर कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश सबसे अधिक सामान्यतः किस मार्ग के द्वारा होता है? देखो इसका मतलब नए कारखानों के सामने स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, बिल्कुल सही। स्थानीय कंपनी जो है उसको खरीद लेना ही भैया हमारा सबसे बड़ा काम होता है। इनका जो है समार्ग है, मतलब सबसे बड़ा जो है मार्ग है, स्थानीय कंपनी जो कंपनी है स्थान की उसको खरीद लो। अब जब खरीद लिए तो फिर क्या बचा? कुछ नहीं। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिक देशों, एक देखो दो देश, मतलब कौन सा शब्द जो है दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अगर एक देश से दूसरे देश में हमारा व्यापार हो रहा है
एक देश से दूसरे देश में, तो उसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगर हमारा एक गांव से दूसरे गांव में हो रहा है तो उसे ग्रामीण व्यापार कहते हैं। अगर हमारा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में हो रहा है तो उसे हम राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं या राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो हमारा ये आंतरिक, अगर अंदर से नहीं, हमारा अंतरराष्ट्रीय, बाहरी नहीं, स्थानीय नहीं, तो हमें इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। 47 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बोलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। एक और कथन और कारण वाला अभिकथन ए है कि 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए राष्ट्र का दिशा जो निर्देश अपनाया, बिल्कुल सही है। कारण है कि भैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना, बिल्कुल सही। तो कथन एवं कारण दोनों से सही व्याख्या दे रहा। इतना कथन और कारण देखने के बाद आपको एक निष्कर्ष निकला होगा कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर का जो होता है वो लगभग 90% सही होता है। एसएसटी की बात कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान बहुविकल्पीय प्रश्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने इतने सारे ऑब्जेक्टिव दिखाए, आपने देखा होगा कि ऑप्शन नंबर का बहुत सही होता है। चलो आ जाओ। अब हमारा 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? तो वो आयात कर भी है और घरेलू व्यापार संरक्षण, यानी कि का और खा दोनों सही है। लास्ट ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारा 50 नंबर है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत हुआ, 2020, 23, 24, 25, बहुत बार तो 1986 में पारित किया गया था। 1986 में हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। बहुत ज्यादा वायरल प्रश्न है। चलो हम लोग देखते हैं भैया क्या करना है आगे। हमारे 50 ऐसे एमसीक्यू हो गए, 50 ऐसे एमसीक्यू जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 में जरूर आएगा। बिल्कुल तैयार करना, ये एमसीक्यू तैयार करके ही आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। सारा एमसीक्यू का पीडीएफ, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, सब कुछ आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि आप लोग ज्वाइन कर लो। आपको आज ज्वाइन करोगे, पूरे साल आप इसका आराम से आप तैयारी करो पूरे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप क्रैश कोर्स जितने बच्चे नहीं किए हैं, हमारा ऐप सरमन लेक्चर डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो। अभी वीडियो खत्म होने वाला है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना वीडियो के बाद। सभी बच्चे डरो मत, आप हमसे बात करो, सर कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ाई होगा। आप कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो इसी नंबर पर 99 18 86 31 96। इसी पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप जरूर से करो और आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। विकल्पीय प्रश्न सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके बोर्ड पेपर में भैया यही छपेगा। मतलब आपने तैयार करके ही जाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को आपकी पूरी किताब में से जितने भी लघु उत्तरीय, पूरी बुक में से जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो देखेंगे, मैप वाले प्रश्न भी देखेंगे और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझाएंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, पूरा पीडीएफ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, ये क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले, ये हमारा है महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का, जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय है बोर्ड पेपर 2027 के लिए, ठीक है। आप लोग बिल्कुल से तैयार करके जाओ। देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखो आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूरी किताब में से मैंने लिया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। आपको पूरी किताब में से जितना बताएंगे उतना ही पढ़ के जाना है। कॉपी पेन लेकर बैठो, एक एक क्वेश्चन को नोट करो। पहला प्रश्न, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति का किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उदाहरण से समझाइए। आपने बहुत बार, अगर आप 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, वायरल पेपर उठा के देख लो, तो ये क्वेश्चन हर साल आता है भैया कि संस्कृति का क्या योगदान है। 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। पेपर से पहले आपको तैयार कर लेना है। पीडीएफ में आपको दे दूंगा बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में। अगला आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का 4 कारण बताओ। फ्रांस की क्रांति आखिर क्यों हुआ, उनके 4 कारण बताओ। कोई लड़ाई होता है, कोई क्रांति होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। तो फ्रांस की क्रांति का आपको कारण बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। फ्रांस की क्रांति का आपको कोई 4 कारण बताना है, आपको 4 कारण बताना है, 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड फिर हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार का वर्णन करो। जो नेपोलियन थे, नेपोलियन के द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे, उस सुधार का वर्णन करना है, ठीक है। अब इन 3 क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि आपको पहले जो यूरोप के राष्ट्रवाद में या राष्ट्र में जो संस्कृति का भूमिका बताना है, फिर फ्रांस की क्रांति का कारण, ठीक है, फिर आपको नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा लघु उत्तरीय में। एंड फिर हमारा आता है 4 नंबर क्वेश्चन। देखो जर्मन एकीकरण का प्रक्रिया संक्षेप में बताइए। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, उसका आपको प्रक्रिया संक्षेप में बताना है। देखो 2 एकीकरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जर्मनी का और एक इटली का, ठीक है। इटली का अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा।
पूरा हम लोग समझ कर जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इटली का आपका कभी कभी 6 नंबर में आता है, जर्मनी का आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है, ठीक है। ये आपका लघु उत्तरीय है, जितना लघु उत्तरीय है बच्चा पूरा समझ कर जाओ, पूरे बुक में से मैंने लघु उत्तरीय लिया है, ठीक है। एंड फिर हमारा आता है अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझना, 5वां नंबर, भारत में जो है लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार से विरोध किया गया, उदाहरण से समझाओ। भारत में जो एक रॉलेट एक्ट कानून था, रॉलेट एक्ट कानून कितने बच्चों को पता है? रॉलेट एक्ट का मतलब होता है कि अगर किसी अंग्रेज को किसी भारतीय पर शंका है कि भैया, मतलब केवल शंका के आधार पर 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। 2 साल के लिए केवल शंका के आधार पर, आप अपराधी हो या ना हो, आपने किया हो या ना किया हो, केवल अगर शंका है उस अंग्रेज को आप भारतीय हो तो आपको 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। ये है रॉलेट एक्ट कानून, जो कि बिल्कुल से भारतीय लोगों के लिए गलत कानून था, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का जो भारतीय समाज है भैया, अब अगर विश्व युद्ध हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। युद्ध का मतलब बहुत सारे पैसों का खर्चा होना, बम विस्फोट, बहुत कुछ होता है, तो इससे अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा गिर गई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए थे, भारत कर्ज में चला गया था। तो आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बिल्कुल से तैयार कर लेना, क्योंकि ये लघु उत्तरीय में 4 अंक का आता है। लघु उत्तरीय में ये क्वेश्चन बहुत बार 4 अंक का आया है, आपको 6वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल से तैयार करके ही जाना है। आप लोग नोट करते रहो, एक एक क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा एक भी लघु उत्तरीय। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह का मतलब होता है, सत्य का मतलब होता है सत्य बोलना अर्थात सत्य, और आग्रह का मतलब होता है आग्रह, मतलब सत्य की तरफ आग्रह होना, अर्थात हमेशा सत्यवादी रहो। उसके बारे में गांधी जी ने बताया था। ये हमारा 7 क्वेश्चन है, आपको सारा नोट कर लेना है, 1 से 7 क्वेश्चन तक बिल्कुल नोट कर लो। मैं आपको पूरा आंसर का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, उसका टेंशन मत लो, पहले आप लोग ये सारा नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, और पेपर देने से पहले आपको देख कर जाना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो बहुत ज्यादा स्पेशल ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान से समझना, जितना समझा रहे हैं आप पूरा बुक उठा के देख लो, या 10 साल पहले का पेपर, लगातार 10 साल का पेपर उठा के देख लो, अगर लघु उत्तरीय इससे बाहर आ जाए तो बता, ठीक है। पूरा लघु पूरा दीर्घ हम आपको बता देंगे और पूरा समझा भी देंगे। अभी पहले आप समझ लो हमें क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा सा आपको सामाजिक विज्ञान लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आप हमारे साथ पढ़ोगे सबसे आसान लगेगा। देखो जो 1929 की महामंडी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो महामंडी है, महामंडी का कारण भी पूछा जाता है और प्रभाव भी पूछा जाता है। मतलब महामंडी का क्या कारण था, आखिर क्यों महामंडी लगा, एंड प्रभाव दोनों आपसे पूछ सकता है। तो आप महामंडी का कारण और प्रभाव दोनों तैयार कर लेना। कारण का मतलब है महामंडी क्यों लगा, आखिर उसका कारण क्या था। तो बहुत ज्यादा जब अनाजों का उत्पाद हुआ, बहुत ज्यादा किसानों ने अनाज उत्पादन किया, तो इससे एक बहुत बड़ी मंडी लग गई, जहां जो है किसानों का अनाज पड़े पड़े सड़ने लगा और कीमत जो है बहुत ज्यादा गिर गई थी, ठीक है। ये 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है। 9 नंबर देखो, ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था। आखिर ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था, सारा क्वेश्चन नोट कर लेना, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं। ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ था, ब्रिटेन वुड्स समझौता क्यों किया गया था, यह आपको बताना है, बहुत वायरल है। अब देखो यहां मैंने बताया ना कि महामंडी के कारण का प्रभाव करो, मैंने बताया ना महामंडी का कारण और प्रभाव 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कारण नहीं आएगा तो प्रभाव आएगा, मतलब एक जरूर आएगा 4 अंक में, और आपको बिल्कुल से तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना है महामंडी के बारे में। अगर नहीं आता तो सभी को आसान भाषा में पता है, मंडी का मतलब होता है बहुत सारे अनाज, बहुत सारे सब्जियां, बहुत सारे चीजों का इकट्ठा होना, मंडी देखा है ना। अब महामंडी का मतलब होता है और बहुत बड़ा मंडी लगना, ठीक है। ये बहुत वायरल है बच्चा, बहुत वायरल प्रश्न है, आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध के समय भैया भारत के औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गए ना। अब अगर हम उत्पादन बढ़ाएंगे तभी तो देश का अर्थव्यवस्था सुधरेगा। अगर युद्ध हुआ है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं देश में। ऐसे युद्ध छोटा मोटा नहीं था, विश्व युद्ध था, विश्व युद्ध बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। एक घर में लड़ाई हो जाता है तो आप देखते हो कि ना संतुलन बिगड़ जाता है, ये तो विश्व युद्ध था, मतलब बहुत बड़ा युद्ध था, ठीक है। तो ये हमारा 11 क्वेश्चन हो चुका है। आगे आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, 12 नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, पेपर में जाके छाप देना है। पूरा मैं आपको लघु दीर्घ बता दे रहा हूं, अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा लघु दीर्घ का, समझा भी देंगे, बस ध्यान से समझो कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। जो मुद्रण संस्कृति है, मुद्रण एक मुद्रण संस्कृति है,
उसका भारत के राष्ट्रवाद में क्या मदद किया, मतलब जो भारत का राष्ट्रवाद हुआ था उसमें क्या मदद हुआ। देखो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इतना ज्यादा गर्मी है फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज इतनी मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, हर सब्जेक्ट में आप 95 लाओगे, ठीक है। तो मुद्रण संस्कृति में जो राष्ट्र का क्या मदद हुआ, मतलब विकास में क्या मदद हुआ। एंड 13 नंबर क्वेश्चन है भारत की हाश, मतलब भूमि की हाश या फिर भूमि निम्नीकरण या मृदा अपर्दन कह सकते हो। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है मृदा का कटाव, अर्थात मृदा अपर्दन का क्या अर्थ है, भूमि हाश के उत्तरदायी कारण बताओ। भैया भूमि हाश का मतलब होता है जो भूमि का मतलब हानि होना, मतलब नष्ट होना, वही है भूमि हानि, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख सकते हो अगर आंधी चलता है, पानी ज्यादा चलाओगे, ठीक है, उन सब से भी भूमि हानि होता है। चलो अगला क्वेश्चन 14 नंबर, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इसमें मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। देखो इसमें जब आप मैप समझोगे, मैप तो आपको ये पता चल जाएगा, 3 नहीं आपको बहुत सारे राज्य के बारे में पता चल जाएगा जहां काली मृदा, लाल मृदा, मरुस्थलीय मृदा, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लेकिन अगर मुख्य रूप से हम ये देखें कि इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है तो वो मैं आपको बता दूं, इसमें का से काली मृदा और का से कपास की फसल उगाई जाती है और इसे हम लोग रेगुड़ मृदा भी कहते हैं, रेगुड़ मृदा भी कहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग देखते हैं जो हमारा 15 नंबर इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझना। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसका महत्व का वर्णन करो। देखो ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लिए समझो 4 में चांद है, मतलब आपका बिल्कुल फिक्स है भैया आपके बोर्ड पेपर में आने का, मतलब आपके जितने भी लघु आते हैं इसी में से आएगा। आप बहुत सारा पेपर उठा के देख सकते हो, गेस्ट पेपर, वायरल पेपर, प्रैक्टिस सेट, बहुत सारा, ठीक है। तो ये आप लोगों को जैव विविधता के बारे में समझना है और मानव जीवन में इसका महत्व का वर्णन करो, बहुत वायरल है, ठीक है, आपको समझ कर जाना है। फिर अगला आता है 16 नंबर की भारत में वन्य जीव संरक्षण का उपाय समझाइए। जो भारत में वन्य जीव संरक्षण है, जो वन्य जीव संरक्षण है उसका उपाय आपको समझाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 16 नंबर टॉपिक, आपको तैयार ही कर लेना है, मैं आपको पूरा बुक समझा दे रहा हूं, ठीक है। एंड भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, बहुत वायरल, मतलब हर साल आता है पेपर में, हर साल ये आता है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता या भारतीय कृषि की कोई 3 समस्या के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। 18 नंबर है कि आप लोगों का चावल का मतलब होता है कि धान की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो, कि चावल की खेती अगर करना तो आपको कैसी परिस्थिति चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, कैसा उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए, ये आपको बताना है 18 नंबर क्वेश्चन में। नोट करते रहो, ठीक है, खुद से नोट्स बनाओ, जब खुद से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो 19 नंबर, भारतीय कृषि की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय का वर्णन करो। भारतीय कृषि की जो वृद्धि है, वृद्धि का मतलब जो विकास है, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो भारतीय सरकार द्वारा कौन से उपाय किए गए, ये आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर 20 नंबर टॉपिक है हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता। खनिजों को अगर आप संरक्षण नहीं करोगे, संरक्षण का मतलब होता है उसको मतलब कम उपयोग करो, मतलब उसको बचाओ, तो खनिज का संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता चला है कि खनिज भी बहुत मतलब कम बचा हुआ है, मतलब बहुत तेजी से उसका खपत हो रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 21 नंबर है लौह और अलोह खनिज में अंतर। लौह और अलोह खनिज में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, तैयार कर लेना 2027 पेपर से पहले जितना बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, 20 से 30 आपको तैयार कर लेना है। 22 है रेल परिवहन कहां पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन माना जाता है, क्यों, ठीक है, जो रेल परिवहन है वो अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है, क्यों तथा क्यों बताओ, क्योंकि इसमें हम लगभग 500 से 1000 लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो ये हमारा 22 नंबर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, यह तर्क समझाइए। नागरिक शास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सत्ता की साझेदारी से ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है 4 नंबर में। 4 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आपको तैयार करके ही जाना है 4 नंबर फिक्स करने के लिए। और ये वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संघवाद क्या है इसकी प्रमुख विशेषता। भैया हर साल बच्चा छपा हुआ संघवाद, संघवाद बहुत सारा
हमारा गेस्ट पेपर में आता है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में तो जरूर आएगा। संघवाद क्या है, उसकी प्रमुख विशेषता भी बताना है, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है संघवाद का, ठीक है, ये भी तैयार कर लेना। और 25 नंबर 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय दो अंतर के बारे में बताइए कि 1992 संविधान संशोधन से पहले और बाद में क्या दो स्थानीय अंतर थे, वो बताना है। बिल्कुल से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर, भारत की एक धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष देश है, किन्हीं तीन प्रावधान पर समझाइए। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष, धर्म और पंथनिरपेक्ष इन दो प्रकार का क्षेत्र है, इसको आपको अपने उदाहरण या किन्हीं तीन प्रावधान के द्वारा समझाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का स्थिति का वर्णन करो, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे बुक का लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय समझ कर जाओ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको समझा ही दिया है, अब लघु दीर्घ समझ लो, पूरा सामाजिक विज्ञान का एकदम खल्लास हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। पेपर में बिल्कुल से आप लोग एक एक क्वेश्चन करके आना। अगला आ जाओ 28 नंबर, लोकतंत्र शासन किन अन्य व्यवस्था से बेहतर है बताइए। जो लोकतंत्र शासन है वो किस प्रकार से अन्य व्यवस्था से बेहतर है, आपको इसके बारे में बताना है। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा, कि विकास मापने का जो यूएनडीपी मापदंड है किस पहलू में विश्व बैंक, जो विश्व बैंक है उससे अलग है, जो यूएनडीपी का मापदंड है वो किन पहलू में विश्व बैंक से अलग है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल से तैयार कर लो, ठीक है। एंड फिर हमारा आता है 30 नंबर की राष्ट्रीय आय तथा प्रत्यक्ष आय में स्थिति का वर्णन करो। जो राष्ट्रीय आय होता है तथा प्रत्यक्ष आय में आपको अंतर बताना है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है पूरे राष्ट्र का आय, ठीक है, पूरे राष्ट्र का आय, जैसे हमारा एक राष्ट्र है तो उसका पूरा आय, और प्रत्यक्ष आय का मतलब होता है उस राष्ट्र के किसी एक व्यक्ति का आय, किसी एक व्यक्ति का आय। प्रत्यक्ष मतलब होता है एक एक व्यक्ति का आय, ठीक है, इसमें बहुत छोटा सा अंतर है, खुद से भी बनाकर लिख सकते हो। अगला 31 नंबर, आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन करो। आर्थिक क्रिया तीन प्रकार की होती है, एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, तृतीयक आर्थिक क्रिया, इन तीनों के बारे में समझा देना। 4 नंबर आपका फिक्स है, कभी कभी अलग भी आ जाता है 2-2 नंबर का, 1-1 नंबर का, तो वो बात ध्यान रखना। आगे आ जाओ, बस 35 आपको पढ़ना है। 32 नंबर, विकास में ऋण की क्या भूमिका है। अगर आपको विकास करना है, कोई बिजनेस करना है, तो आपको ऋण लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको इकट्ठे इतना पैसा किसी के पास नहीं होता कि हम 20 से 25 लाख बिजनेस में लगा दें, ठीक है, और भी करोड़ों लगाते हैं लोग। तो ये सारे महत्वपूर्ण है भैया सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे आ जाओ 33 नंबर, भारत की विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 आपको उपाय बताइए। जो भारत की विदेशी निवेश को अगर आकर्षित करना है तो उनका कोई 3 आपको उपाय बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में आपको समझाना है। 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। तो ये हमारा मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरी बुक में से 35 लघु उत्तरीय, 35 अगर आपने तैयार कर लिया लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आपका भैया बिल्कुल से 16 अंक पक्का हो जाएगा। लघु उत्तरीय 8 प्रश्न आता है, जिसमें से 4 प्रश्न करना होता है, 16 अंक आपका पक्का हो जाएगा। ये सारा लघु उत्तरीय का पीडीएफ मैं आपको अभी दे दूंगा। अब हम लोग समझते हैं आपके किताब में जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा 2027 में आएगा, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 24 अंक आपका पक्का हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय से। तो चलो हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपके बोर्ड एग्जाम में 8 प्रश्न आएगा, कोई 4 प्रश्न करना है, आपका 24 अंक पक्का हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। और जो मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरी किताब में से बताऊंगा बच्चा, पूरी किताब में से 8 प्रश्न में से 8 प्रश्न यहीं से आ जाएगा, ठीक है। आपको करना कोई 4 है, आपको ये जितना दीर्घ उत्तरीय बताएंगे वो आप लोगों को तैयार कर लेना। अगर दीर्घ उत्तरीय नहीं याद होता तो अभी वीडियो के बीच में आपको ट्रिक भी बता देंगे, आपको दीर्घ उत्तरीय याद हो जाएगा। कोशिश करना कि दीर्घ उत्तरीय हमेशा लिख लिख कर याद करना। सामाजिक विज्ञान का दीर्घ उत्तरीय हमेशा लिख लिख कर याद करो, आपको जल्दी याद होगा। हम भी लिख लिख कर याद करते थे, ठीक है। तो चलो पहला प्रश्न है, जल्दी से आप लोग ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसका फ्रांस का कारण भी आ जाता है, प्रभाव भी आ जाता है, कभी कभी फ्रांस की क्रांति जरूर आएगा। और ऑब्जेक्टिव में यह भी आता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है इटली का एकीकरण, ये 6 अंक में आता है। मैंने जर्मनी का एकीकरण लघु उत्तरीय में बताया था और यहां इटली का एकीकरण आता है, ठीक है। ये सारा तैयार कर लेना मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर है गांधी जी के नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। जो गांधी जी का नमक यात्रा था उसका वर्णन करना है। नमक यात्रा का मतलब होगा नमक आंदोलन, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाओ,
कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उसके द्वारा उनके द्वारा जो चलाया गया वापस क्यों लिया गया, ये आंदोलन वापस क्यों लिया गया, मतलब असहयोग आंदोलन चलाया गया फिर वापस भी ले लिया गया था, तो ये आपको बताना है क्यों वापस लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना क्वेश्चन करा रहा हूं बिल्कुल समझो कि सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल खल्लास हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक जो है विनिमयों में 3 तरह की गतिविधियों का वर्णन कीजिए और 3 प्रकार की गतियों के भारतीयों की संविधान एक एक उदाहरण द्वारा उनको समझाइए, ठीक है। संक्षेप में समझाना है अंतरराष्ट्रीय विनिमयों के 3 तरह की गतियां, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वां नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत के पड़ने वाला प्रभाव बहुत ज्यादा आता है, कारण भी आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कारण और प्रभाव लगभग सेम होते हैं, आप एक ही टाइप से बना बना के लिख सकते हो। सामाजिक विज्ञान में कभी भी याद रखना, कभी भी लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छोड़कर मत आना। आप नहीं आता हमेशा याद रखना कि बना बना कर लिखना। आप सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो युद्ध जानते हो बना बना कर लिख दो। 6 नंबर का है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा, लेकिन छोड़ कर आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, आज ही लिख लो। सामाजिक विज्ञान में कोई फॉर्मूला कोई नोट नहीं होता, ठीक है, जो आए लिखते जाओ। 7वां नंबर प्रश्न है, भारत में औद्योगिक विकास का क्या विशेषता है, 4 उल्लेख करो, कोई किन्हीं 4 का उल्लेख करना है, ठीक है, किन्हीं 4 का आपको उल्लेख करना है। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, मृदा अपरदन के आपको कोई कारण बताना है। मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा का कटाव, मिट्टी का कटाव। जब हवा चलता है तो जो मृदा उड़ता है वो है मृदा अपरदन। जब सिंचाई करते हो जो मृदा ऐसे बहती हुई जाती है वही मृदा अपरदन है। जब आप जैसे बहुत सारा भैया आप कारण लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो, भू संसाधन, जो भूमि संसाधन होता है, ठीक है, का अर्थ लिखिए। जो भूमि संसाधन का मतलब होता है जो भू वाला संसाधन होता है वही तो भूमि संसाधन, तथा एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है आपको व्याख्या करना है। ये सारा भैया तैयार कर लो, रट लो, अगर याद कर लो बस सामाजिक विज्ञान खत्म है। अगला आ जाओ भैया, बहुउद्देशीय परियोजना जो है उनसे होने वाले लाभ। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है एक नदी है बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, नहीं आता बना बना के लिख दो। इससे हम लोग खेतों की सिंचाई करते हैं, इसमें नहाते हैं, इसमें कपड़ा धुलते हैं, कुछ भी लिख दो, मतलब छोड़ो ना। इससे बहुत ज्यादा लाभ है, हानि भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा हानि भी है। 11 नंबर, भारतीय कृषि का खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति का वर्णन करो। जो घटती प्रवृत्ति है, क्यों घट रहा है, उसका आपको वर्णन करना है भैया। ये 11 नंबर क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला आता है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय का वर्णन करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको तैयार करके ही जाना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। एंड फिर अगला है 13 नंबर, भारत में लौह और जो लौह अयस्क के वितरण को समझाइए। अभी मैंने लघु में समझा था लौह और अलौह के बारे में, लेकिन लौह अयस्क का वितरण अलग है, अलौह अयस्क का वितरण अलग है, दोनों समझ लेना, ठीक है, दोनों समझ लेना। और एक ये बहुत वायरल है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं। परिवहन तथा संचार, देखो परिवहन का मतलब होता है जो गाड़ी वगैरह रेलगाड़ी वगैरह चलता है, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि कोई काम अगर आप 10 दिन में करोगे वो 10 मिनट में कर सकते हो, ठीक है, इसके द्वारा। अगर संचार का मतलब होता है किसी देश दूसरे देश का आप समाचार जान जाते हो तुरंत संचार के माध्यम से, अगर वहां जाके आपको समाचार जानना हो तो 2-3 महीना लग जाएगा, ठीक है, इसलिए ये दोनों उपयोगी है, ठीक है। थोड़ा सा हानि भी है कि इससे मतलब बहुत सारा क्या होता है, मतलब संचार के द्वारा प्राइवेट चीजें लीक हो जाती हैं, परिवहन के द्वारा भैया प्रदूषण वगैरह होता है, बट अच्छा भी है बुरा भी है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 15 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क के द्वारा समझाइए। सत्ता की साझेदारी भैया क्यों जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है, तर्क के द्वारा समझाना है। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करो। ये दीर्घ उत्तरीय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं बस 20 दीर्घ उत्तरीय बताएंगे, पूरी बुक में से केवल 20 दीर्घ उत्तरीय, और इसमें से 8 आपके प्रश्न में टकराएगा, कोई 4 करना है। बताओ इससे ज्यादा सटीक कोई बता पाएगा, नहीं बताएगा, गारंटी है, जाके देख लो। 70 नंबर बताइए कि भारत की विधायिकाओं में किस तरह से जातिगत असामान्यताएं पाई जाती हैं, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और बात सरकार का। देखो लोकतंत्र को एक बहुत अच्छा सरकार चाहिए जो उत्तरदायी हो। अगर कोई भी प्रश्न जनता पूछे तो उसका उत्तर फटाक से दे, 2 मिनट में,
ठीक है। एंड वो जिम्मेदार होना चाहिए, कोई काम दिया जाए तो वो जिम्मेदारी से करे, ठीक है। प्लस वो वायदा सरकार होना चाहिए, बहुत अच्छा सरकार होना चाहिए। ये 3-4 चीजें जरूरी है, ऐसे किसी को सरकार नहीं बना दिया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, हर साल आता है, ठीक है। बस तैयार कर लो। आगे आ जाओ 19 नंबर, संगठित और असंगठित क्षेत्रों का रोजगार परिस्थिति का तुलना करो भैया। जो संगठित और असंगठित रोजगार परिस्थिति का तुलना करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 20 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में अंतर। जो प्राथमिक है, द्वितीयक है तथा तृतीयक क्षेत्र में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो आपको बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तैयार कर लो, ठीक है। एंड फिर हमारा आता है अगला क्वेश्चन, देखो 21 नंबर। देखो 21 नंबर है कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक तुलना करो। ऋण का जो ऋण है उनका औपचारिक और अनौपचारिक तुलना करो। साथ में 22 नंबर है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का उल्लेख करो। जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण का जो विवेचना कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये 22 नंबर क्वेश्चन तैयार ही कर लेना है। 23 नंबर है, उपभोक्ता के अधिकारों का व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सारा। ये 23 दीर्घ उत्तरीय अगर तैयार कर लिया, पूरे बुक में से 23 दीर्घ उत्तरीय, तो आप लोगों का पूरा बिल्कुल से पक्का हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल से पक्का हो जाएगा। अब जो मानचित्र वाला है, मानचित्र वाला क्लास, ठीक है, बहुत ज्यादा आता है, वो मैं आप लोगों को अगली क्लास में एक वीडियो में पूरा मानचित्र खत्म करा दूंगा। पूरा मानचित्र एक वीडियो में खत्म करा देंगे, वो क्लास आप लोगों को जल्द आएगा। अभी मैंने इस वीडियो में मैंने आपको लघु उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय बिल्कुल से क्लियर करा दिया। 60 नंबर पक्का हो गया, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। अब आपको पीडीएफ, देखो मैं आपको बता दूं पीडीएफ कहां मिलेगा। मैंने आपको बताया ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ, ऐसे ही मैं आपको हर सब्जेक्ट का बताने वाला हूं, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ प्लस आपको गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट एंड पीवाईक्यू एंड आप लोगों का जो चैप्टर के नोट्स है, सब कुछ आपको कहां मिलेगा, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, नोट्स एंड गेस्ट पेपर, क्लास सब कुछ लेना है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। अभी भैया बेहतर ऑफर चल रहा है, मतलब अभी आप लोगों का फर्स्ट 1 जुलाई है, तो इसलिए आप लोगों का बिल्कुल से ऑफर चल रहा है, ठीक है। पूरे साल का फीस केवल 299 है, पूरे साल का फीस 299, ठीक है। सभी स्टूडेंट को ज्वाइन हो जाना है, आज ही ज्वाइन हो जाना है हमारे साथ, बिल्कुल से तैयारी करो। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सरवन लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है, मतलब सोशल साइंस, वो तो आप लोगों को पीडीएफ में भैया फ्री में दे दूंगा, ठीक है। उसका पूरा पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, आप लोगों को नंबर में बता दूंगा। लेकिन सभी स्टूडेंट को भैया सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला बैच है, ये सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला कोर्स है भैया, बहुत ज्यादा स्पेशल है। हर बच्चे को यहां से पढ़ाई करना है, अगर 95 लाना है, ठीक है। क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ये आ चुका है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में आपको सिलेबस प्लस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर सब कुछ मिलेगा, ठीक है। सबसे अधिक टॉपर देने वाला बैच है। यहां आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, पिछले 5 साल के पेपर, पीवाईक्यू टेस्ट सब कराया जाएगा। केवल 299 फीस है, वो भी केवल 2 दिन के लिए, केवल 2 दिन के लिए फीस है। 2 दिन बाद इसकी फीस 499 हो जाएगा, तो 2 दिन से पहले आप इसको ज्वाइन कर लो, सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लो क्रैश कोर्स। हर विषय में 95 आएगा। आप लोग हमारा व्हाट्सएप या कॉल नंबर लिख लो, ठीक है। ये 9918863196 या 770588 एंड 6319, ठीक है, इस पे आप कर सकते हो। और हमारा ऐप सरवन लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लो, सिर्फ फीस 299, पूरे साल का फीस केवल और केवल 299 है। आपको बैच में जुड़ने से कोई भी समस्या आ रहा है, सर पेमेंट कैसे करना है, कैसे ऐप डाउनलोड करना है, तो आप हमें भैया बैच में जुड़ने से में अगर कोई भी समस्या आ रहा है तो आप हमें तुरंत कॉल या व्हाट्सएप करो, तुरंत ही आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लो, कांटेक्ट करो इस नंबर पे 9918863196 नंबर लिख लो, हर बच्चे को नंबर लिख लेना है। और 7705 एंड आप लोगों का 7705886319, इन दोनों नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लो। और आज ही आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, केवल 2 दिन का ऑफर है, 2 दिन बाद इसकी फीस बढ़ जाएगा। सभी स्टूडेंट तुरंत वीडियो के बाद इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। और इसी व्हाट्सएप पे आपको फ्री वाला जो हमारा सोशल साइंस का पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। चलो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, इस खुशखबरी के लिए केवल 299 में पूरे साल की तैयारी के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, चैनल, ठीक है। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।